नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कोरोना संक्रमण के प्रभाव की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की दरोगा भर्ती की एक संपूर्ण गाइड आ गई है, जिसमें सॉल्व पेपर भी है, टेस्ट सीरीज भी है और अध्ययन सामग्री भी है और 3200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। तो ये ऑफलाइन भी मिलती है, सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन भी ये पुस्तक मिल जाएगी, जिसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। बात हो रही थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। 2-3 दिन से लगातार समाचार पत्रों में वीडियो भर्ती के बारे में जानकारी दी जा रही है कि वीडियो की एसआईटी जांच हो रही है और एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। असल में ये मामला इतना छोटा नहीं है जितना समझा जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को वह विद्यार्थी समझ सकता है जो बहुत अच्छा पेपर करके आता है और जब परिणाम आता है और देखता है कि कट ऑफ जो है, जो वो प्रश्न करके आया है उससे भी लगभग 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ज़्यादा चली गई है, जिसकी उस विद्यार्थी ने कल्पना ही नहीं की है कि कट ऑफ इतनी चली गई है और वो मायूस हो जाता है। वीडियो भर्ती के बारे में तो चलो जांच हो गई है और उसमें पता भी चल गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसके बारे में जानकारियां बाहर निकल करके नहीं आती हैं। अंदर ही अंदर सब कुछ मैनेज हो जाता है और लोग नौकरी भी कर रहे हैं। पढ़ने वाले और होनहार जो छात्र हैं वो बाहर हो जाते हैं। और आज के समाचार पत्र में एक और जानकारी आई है कि धरपकड़ चालू है। अभी जो सूची है आरोपियों की वो और बढ़ सकती है, कुछ और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और जिस एजेंसी ने ये परीक्षा करवाई थी उस एजेंसी ने उत्तर प्रदेश में कम से कम 6 भर्तियां इसकी पहले भी करवाई हैं और ये भर्तियां हैं कोऑपरेटिव बैंकों की। कोऑपरेटिव बैंकों की जो भर्तियां हैं वो सचिव, शाखा प्रबंधक इत्यादि की भर्तियां आई थी, उसमें भी बम्पर धांधली हुई थी। जिन छात्रों ने भी इसके लिए आवेदन किया होगा सभी छात्रों को ये बात पता होगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 200 से ज़्यादा अभ्यर्थियों से वसूले 20-20 लाख रुपए तक। एनबीटी ब्यूरो, नवभारत टाइम्स लखनऊ की एक खबर है। सहकारिता और ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड एक ही व्यक्ति है और वो है आरपी यादव। घोटाले में 200 से ज़्यादा अभ्यर्थियों से 20-20 लाख रुपए तक लिए हैं। एसआईटी की पड़ताल जारी है। कुछ और गिरफ्तारियों के बाद में ये संख्या अभी और भी बढ़ेगी। एसआईटी द्वारा सोमवार की रात गिरफ्तार किए गए आरपी यादव समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में ये खुलासा हुआ है। ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी भर्ती घोटाले में एसआईटी द्वारा की गई पड़ताल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व टीसीएस के अधिकारियों की मिलीभगत होने की बात सामने आ गई है। जल्द ही इस मामले में इन दोनों संस्थाओं के लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अच्छा, जब वीडियो की भर्ती निरस्त हुई थी और वन्य जीव रक्षक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2-3 जो परीक्षाएं हैं उनको पोस्टपोन किया गया था। उनकी जो परीक्षाएं होने वाली थी अप्रैल में, उनको स्थगित कर दिया गया था। तब ये चर्चा हुई थी कि आखिरकार ये कौन सी एजेंसी है जिसकी वजह से परीक्षाएं स्थगित की गई, जिसकी वजह से परीक्षा में धांधली हुई और परीक्षा जो है वो टीसीएस को देनी चाहिए। टीसीएस पर बहुत सारे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है। तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ी कंपनी है तो वो घोटाले नहीं हो सकते हैं। घोटाले हुए हैं। टीसीएस की कंपनी है जिसने घोटाला किया है। टीसीएस ने ठेका दिया था दूसरी कंपनी को, दूसरी कंपनी ने दिया तीसरी कंपनी को, लेकिन माना तो जाएगा टीसीएस को ही। फिलहाल इसमें आगे लिखा हुआ है कि 6 भर्तियों में शामिल था आरपी यादव। डीजी एसआईटी आरपी सिंह के मुताबिक आरपी यादव एक्सेस डिजीनेट नाम की कंपनी संचालित करता है। सहकारिता 7 में 6 भर्तियों का काम इसकी कंपनी के पास था। ये अखिलेश यादव के ज़माने में ये भर्ती आई थी समाजवादी पार्टी के काल में। और सहकारिता भर्तियों की जांच कर रही एसआईटी की पड़ताल में आरपी यादव की भूमिका सामने आ गई थी और वहां से ब्लैक लिस्ट होने के बाद ग्राम विकास व ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती में इसने अपने यहाँ काम करने वाले कमलेश उर्फ कोमल की कंपनी केडी इंटरप्राइजेस को काम दिलवा दिया। सरकार बदली, उसके बाद में इनडायरेक्टली घुसपैठ बनाई आरपी यादव ने। इसके बाद दलालों के जरिए 200 से ज़्यादा अभ्यर्थियों से संपर्क किया,
उनका चयन कराने के एवज में 10 से लेकर के 20 लाख रुपए तक इसने वसूले। और किस तरीके से कापियाँ मंगवाई जाती थी, किस तरीके से चिन्हित की जाती थी, एक विशेष कोडिंग के द्वारा। और वो कोडिंग था जो OMR सीट थी उसको मोड़ दिया जाता था। लिखा है जितनी OMR सीट मुड़ी थी उन सब में गलतियां। SIT की पड़ताल में सामने आया है कि ज़्यादातर गड़बड़ियां उन कापियों में की गई हैं जो मुड़ी हुई हैं। दरअसल अभ्यर्थियों से सेटिंग हुई थी कि वे OMR सीट पर सिर्फ अपनी डिटेल भर करके हस्ताक्षर करके जमा कर देंगे। इसके बाद स्कैनिंग से उनकी OMR सीट को बाहर मंगवाकर भरा गया। जिन कर्मचारियों की मदद से सीट बाहर मंगवाई गई वे सभी उन्हें मोड़कर लाए गए। इसी आधार पर SIT ने गड़बड़ियां पकड़ी। कुछ OMR सीट की फोरेंसिक जांच भी करवाई जा रही है। अच्छा, मोड़ने की एक कहानी और भी है कि जो स्कैनिंग मशीन होती है, तो अगर कोई OMR मुड़ी हुई होती है या थोड़ा सा कटी फटी होती है, उसकी मैनुअल चेकिंग की जाती है या उसको जो है बाद में स्कैन किया जाता है। और इसी बीच में सारी धांधली हो जाती है। जब भी कापी जो किसी संस्थान में, किसी आयोग में जब जाती है, वहाँ पर सबसे पहले उस OMR को, उस परीक्षा की OMR जितनी भी होती हैं सभी को स्कैन करके रख लिया जाता है। और जो मशीनें होती हैं वो मूल्यांकन भी कर लेती हैं। लेकिन उसमें खेल ये होता है कि जिस OMR में धांधली करनी होती है उसको मोड़ भी दिया जाता है। ये भी एक सिस्टम होता है। और यहाँ पर लिखा है कि इसके बाद स्कैनिंग से उनकी OMR सीट को बाहर मंगवाकर भरा गया। जिन कर्मचारियों की मदद से सीट बाहर मंगवाई गई वे सभी उन्हें मोड़ कर लाए। ये तो कोडिंग थी और इसी आधार पर SIT ने गड़बड़ियां पकड़ी। कुछ OMR सीट की फोरेंसिक जांच भी करवाई जा रही है। तो अभी तो इतनी भर्तियों के बारे में केवल पता चला है कि इतनी भर्तियों में RP यादव ने किया है। बाकी भी और भी बहुत सारी एजेंसियां और भी बहुत सारे लोग सामने आ सकते हैं। अभी बहुत सारी भर्तियों की लगातार जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रशंसनीय कार्य किया, बहुत बढ़िया कार्य किया है। लेकिन जांच के नाम पर भर्तियों को रोकना भी उतना ही गलत है जितना भ्रष्टाचार। ये भी एक तरीके का भ्रष्टाचार ही है। और कि एक एक भर्ती को 3-3 साल तक रोकना, जांचें जो हों वो कम से कम 2 महीने 3 महीने में पूरी हो जाएं। चूँकि इस तरीके में उन छात्रों का भी नुकसान होता है जिन्होंने अपने दम पर परीक्षा निकाली है। वीडियो की भर्ती में ऐसे भी बहुत सारे जो छात्र हैं जिन्होंने अपने दम पर परीक्षा निकाली होगी, 2-3 साल तक उन्होंने इंतजार किया, उसके बाद में उनको बाहर कर दिया गया। तो उनका भी नुकसान होता है भ्रष्टाचार में। और उन विद्यार्थियों का तो होता ही है जो हाई कट ऑफ की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से जिनका चयन ही नहीं हुआ है। तो जो जांच है वो जल्दी हो और जो नए विज्ञापन है वो अब जल्द जारी होना शुरू हो जाना चाहिए। अगर UPSSC से नया विज्ञापन PET का और अन्य भर्तियों का जल्दी जारी नहीं होता है तो योगी सरकार को केवल और केवल UPSSC ही ले डूबेगा। मैं अपने सभी वीडियोज में हमेशा से बताता रहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो छात्र हैं वो UPSSC की तैयारी करने वाले ही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक जब फार्म पड़ता है तब उसमें लाखों, दसियों लाख आवेदन होते हैं। अगर हम PET की बात करें तो यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कम से कम 35 से लेकर के 45 लाख तक आवेदन हो सकते हैं। आज का डाटा है कि लगभग 3,65,000 लोग OTR यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। वीडियो की ही अगर हम लोग बात करें जो कैंसिल हुआ है तो 1953 पोस्ट के लिए 14 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इस तरीके की 20-22 भर्तियाँ लंबित हैं। ये छात्र कहाँ जाएंगे? तो करोड़ों छात्र हैं जो हताश हैं, मायूस हैं, दुखी हैं UPSSC के लिए, क्योंकि उन्हें अब आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि UPSSC का आखिरकार होगा क्या, इन भर्तियों का क्या होगा और ये जो भर्तियां वो कब तक पूरी होंगी। चलिए, इसके बाद में अगली सूचना है कि सरकार ने आदेश जारी किया है, ये संस्थान बंद रहेंगे। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के जो संस्थान हैं, प्रयागराज, बरेली, बहुत सारे शहरों में अलग अलग नोटिस जो है जारी हो गई हैं कोरोना संक्रमण की वजह से कि अब ये जो विद्यालय हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे अगले आदेश तक। ये देखिए, ये बरेली का है और इसमें लिखा हुआ है कि जनपद बरेली में कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत मैं जिला मजिस्ट्रेट बरेली दिनांक 9 से रात्रि 9 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित करता हूँ, यानी कि रात्रिकालीन कर्फ्यू। और उसके साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके साथ ही कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के समस्त सरकारी गैर सरकारी विद्यालय शैक्षणिक संस्थान सभी बंद रहेंगे और पूरी तरीके से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।
बहुत सारी जानकारियाँ और भी लिखी हैं कि क्या क्या बंद रहेगा, क्या क्या खुला रहेगा, यहाँ पर आप लोग पूरा देख सकते हैं। इसी तरीके से प्रयागराज के बारे में भी नोटिस जारी हो गई है। ये देखिए प्रयागराज का है कार्यालय आदेश, आज की डेट पड़ी हुई 8 तारीख की। लिखा एतद द्वारा आपको अवगत कराना है कि जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी महोदय जनपद प्रयागराज के निर्देश के क्रम में कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज में संचालित कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के समस्त शिक्षण संस्थाओं में दिनांक 20 अप्रैल तक शिक्षण कार्य पूरी तरीके से बंद रहेगा। धीरे धीरे लगातार बढ़ाया जा रहा है क्योंकि कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।